आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के अंदर साइंस में अपना सबसे लास्ट चैप्टर नंबर 18। चैप्टर का नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी। ये हमारे क्लास 7 के अंदर साइंस में सबसे लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर को जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और क्लास 7 को जो साइंस है वो भी पूरी तरीके से हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 में साइंस का सबसे लास्ट चैप्टर, अपने बुक के सबसे लास्ट चैप्टर को। चैप्टर का नेम है वेस्ट वाटर स्टोरी। चैप्टर नंबर बात करें तो चैप्टर नंबर 18 है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस साइंस के सबसे लास्ट चैप्टर को और खूबसूरत से चैप्टर को। चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत छोटा भी है, बहुत ईजी है। तो जल्दी हम लोग इसको शुरू करेंगे और मज़ेदार भी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर का नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर वेस्ट वाटर क्या होता है। वेस्ट वाटर में ना दो वर्ड है, एक है वेस्ट और दूसरा है वाटर। तो वैसा वाटर जो कि क्या हो चुका है, वेस्ट हो चुका है। ये वेस्ट का मतलब हो गया जो बर्बाद हो गया, जो खराब हो गया, जो नष्ट हो गया, उसको यूज में हम लोग नहीं ला सकते हैं। तो उस प्रकार के वाटर को हम लोग कहते हैं वेस्ट वाटर। तो वही हम लोग इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे कि आखिर वेस्ट वाटर का क्या कहानी है, क्या स्टोरी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वेस्ट वाटर का एक लंबा सा डेफिनेशन वगैरह लिखा हुआ है, तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है वी यूज वाटर इन आवर डेली लाइफ फॉर वेरियस पर्पजेज लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एंड इन टॉयलेट्स एटसेट्रा। यानी कि पानी का इस्तेमाल हम लोग अपने डेली लाइफ में डेली करते हैं, डेली इस्तेमाल करते हैं पानी का अलग अलग कामों के लिए, जैसे कपड़ा धोना हो, नहाना हो, टॉयलेट वगैरह के लिए भी हम लोग पानी का इस्तेमाल तो करते ही हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वाटर विच इज डर्टी एंड कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज, सच वाटर इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। तो जब आप अपने डेली लाइफ का अलग अलग कामों को करते हैं पानी से, तो पानी हमारा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पानी में कपड़े को साफ करते हैं तो कपड़ा तो साफ हो गया लेकिन पानी गंदा हो गया। जब आप नहाते हैं तो आपका बॉडी तो साफ हो गया लेकिन पानी गंदा हो गया। उसी प्रकार से टॉयलेट में है कि नहीं, तो टॉयलेट वगैरह में भी पानी को हम लोग तरीके से क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में पानी का इस्तेमाल कई प्रकार के चीज़ों के लिए करते हैं, उससे हमारा पानी वेस्ट भी होता है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं वेस्ट वाटर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, वेस्ट वाटर बोलेंगे, क्योंकि इस पानी को दोबारा हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उसमें कई प्रकार के गंदी चीज़ें आ जाते हैं, कई प्रकार के इम्प्योरिटीज का मतलब हो गया वही गंदगी वगैरह आ जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब हो गया कि हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इस दौरान क्या होता है, पानी हमारा गंदा हो जाता है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं वेस्ट वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन और इसमें आपने वेस्ट वाटर का एक डेफिनेशन भी पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर आवर लाइफ लाइन। वाटर आवर लाइफ लाइन। तो आइए बात करते हैं। पहले बात तो आप ये बताइए, क्या ये जो वाटर है वो हमारा लाइफ लाइन है कि नहीं है। लाइफ लाइन का मतलब हो गया कि हमारा लाइफ, हमारा जीवन पूरी तरीके से वाटर पे भी डिपेंड है कि नहीं है। बिल्कुल है भाई। जैसे मान लीजिए यदि आपको एक दिन पानी ना मिले तो हम लोग कितना बेचैन हो जाते हैं, है कि नहीं। तो पानी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग वाटर को लाइफ लाइन मान लेते हैं अपना, मतलब जीने का एक सहारा है ये। इसमें लिखा हुआ है क्लीन वाटर इज अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखिए, पानी हमारे पास इस पृथ्वी पर 71% है, लेकिन क्या सारे के सारे पानी हमारे इस्तेमाल के लायक है? बिल्कुल भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि पानी तो हमारे पास बहुत है, लेकिन इस्तेमाल करने के लायक जो पानी है वो बहुत ही कम है। तो क्लीन वाटर जो है, यानी कि साफ पानी जो है, हम ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पानी तो पृथ्वी पर 71% है, लेकिन क्या वो 71% पानी हमारे यूज के लायक है? नहीं, बहुत ही कम परसेंट है पानी का जो कि हमारे यूज के लायक है। तो हम ह्यूमन बीइंग खास करके क्लीन वाटर को ज़्यादा पसंद करते हैं, साफ पानी हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। अगला, क्लीन वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। पानी हमारे पास बहुत है, लेकिन जो क्लीन वाटर है, जो साफ पानी है, जो पीने लायक पानी है, वो सब किसी के पास बराबर नहीं है। किसी के पास ज़्यादा है तो किसी के पास कम है, तो किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये समस्या है साफ पानी को लेकर।
It has been reported that more than 1 billion of our fellow human beings have no access to safe drinking water. सोचो, मतलब लगभग आप यहाँ पे मान लो एक रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है कि लगभग इस पृथ्वी पर 1 बिलियन ऐसे लोग हैं, 1 मिलियन का बात नहीं हो रहा, ध्यान रहे, बिलियन के बारे में बात हो रहा है। लगभग 1 बिलियन ऐसे लोग हैं जिनको साफ पानी पीने का नहीं मिल पाता है। सोचो, मतलब पीने का पानी जो मिलता है वो कैसा मिलता है, फिर गंदा मिलता है, साफ पानी पीने को नहीं मिल पाता है। वुमेन एंड गर्ल्स वॉक फॉर सेवरल किलोमीटर्स टू कलेक्ट क्लीन वाटर। आज भी दुनिया में ऐसे कई सारे कंट्री हैं, दुनिया का एग्जांपल आप छोड़ो, आप हमारे इंडिया का एग्जांपल ले लो। इंडिया में भी कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पे आज भी लड़कियों को, घर की महिलाओं को साफ पानी भरने के लिए अपना बर्तन लेके जाना पड़ता है, बहुत ही दूर जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे एक हैंडपंप होता है, एक कुआं होता है, तो वहां से वो पानी भर के अपने घर में लाती है। तो ये पानी को लेकर समस्या जो है वो आज भी है। तो साफ पानी जो पीने का है वो बहुत ही दिक्कत है इसका। द इंक्रीजिंग स्कैरसिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मिसमैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर्स। अब देखो लगातार हमारा पानी क्या हो रहा है, साफ पानी घटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। इसके पीछे क्या क्या कारण है? उसके पीछे पहला कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि डेली लोगों का जन्म हो रहा है, डेली जनसंख्या हमारा बढ़ रहा है, तो पीने का पानी घट रहा है कि बढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, घटेगा। यानी कि लोगों का संख्या बढ़ेगा तो पानी को इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। तो बताइए, साफ पीने का पानी घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना। तो पहला जो पीने का पानी घट रहा है साफ वाला, वो किसके वजह से घट रहा है? पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, पहला। दूसरा, पॉल्यूशन भी तो हो रहा है, मतलब कई सारे लोग आज क्या करते हैं, नदियों में जाके कचरा फेंक देते हैं, तो उस वजह से हमारा पानी भी क्या हो रहा है, पोल्यूट हो जा रहा है, गंदा हो जा रहा है। उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कई सारे इंडस्ट्री बनते हैं। इंडस्ट्री क्या करता है, अपना वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है पाइपलाइन के थ्रू सारे के सारे वेस्ट मटेरियल नदी में बहा देते हैं। तो बताइए, नदी का पानी गंदा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल गंदा होता है। तो इंडस्ट्री बनने से भी हमारा पानी गंदा हो रहा है। अगला है मिस मैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर। मिस मैनेजमेंट का मतलब हो गया पानी को सही तरीके से मैनेज नहीं किया जाता है। मैनेज का मतलब हो गया कि जितना पानी का जरूरत है उससे कई गुना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। मतलब जैसे मान लीजिए 1 बाल्टी पानी का जरूरत है तो 10 बाल्टी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये मैनेजमेंट सही है? बिल्कुल भी नहीं। तो कई सारे कारण हैं जिसके वजह से पानी, जो खास करके जो साफ पानी पीने का है, उसमें गड़बड़ी आ रहा है। ठीक है, आगे वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, इसका शुरुआत कब हुआ था? 2005 में हुआ था। तो ध्यान रखना है, वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 मार्च 2005 the General Assembly of the United Nations proclaimed the period 2005 से लेकर 2015 as the International Decade for Action on Water for Life। बेसिकली यूनाइटेड नेशन में एक मीटिंग हुआ था, ध्यान रखिएगा इस बात को। यूनाइटेड नेशन में एक मीटिंग हुआ था, कब मीटिंग हुआ था? 2005 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो यूनाइटेड नेशन में एक मीटिंग हुआ था 2005 में, 2005 में। उस मीटिंग में ये बोला गया कि 2005 से लेकर 2015 तक, यानी कि कितने साल? 10 साल। तो ये जो 10 साल है इसको कहा जाएगा इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। बेसिकली कहने का मतलब है कि 2005 से लेकर 2015 के बीच में, यानी कि जो 10 साल का टाइम है, इस 10 साल में पानी को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया जाएगा, और किया भी गया। और इस टाइम पीरियड को क्या बोला गया? 10 साल के टाइम पीरियड को वाटर फॉर लाइफ। कहने का मतलब है कि यदि जिंदगी के लिए, यदि आपको जिंदगी जीना है अच्छे तरीके से, तो पानी को बचाना पड़ेगा। ठीक ना, तो वही यहाँ पे कहने का इसका मतलब था। तो ध्यान रखना है, वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब इसका शुरुआत हुआ था? 2005 में हुआ था। तो हुआ क्या था बेसिकली उस दिन? ये हुआ कि यूनाइटेड नेशन में एक जनरल असेंबली का सिंपल सा मतलब मान लो एक मीटिंग हुआ, यूनाइटेड नेशन में एक मीटिंग हुआ, और उस मीटिंग में ये बोला गया कि 2005 से लेकर, यानी कि अभी से लेकर अगले 10 साल तक, यानी कि 2015 तक वर्ल्ड फॉर लाइफ, इसके ऊपर काम किया जाए। कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से पानी को बचाने के लिए जो करना पड़े वो किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल एफर्ट्स मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड एम टू रिड्यूस बाय हाफ द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर।
तो बेसिकली इस टाइम में क्या हुआ, हर प्रकार के प्रयास किए गए, जितने भी प्रकार के प्रयास किए जा सकते थे उन प्रकार के प्रयास किए गए। तो वही लिखा हुआ है कि ऑल एफर्ट्स मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड एम टू रिड्यूस बाय हाफ द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो बताइए कितने लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा था? 1 बिलियन। तो इन लोगों ने ठान लिया, इस मीटिंग में जो बात हुआ, इस मीटिंग में ठान लिया कि लगभग कम से कम पूरा तो यदि नहीं कर पाए तो कम से कम आधे लोगों को पानी का जो समस्या है उसको कंप्लीट कर देना है। कहने का मतलब हो गया कि 1 बिलियन लोगों को यदि पानी का समस्या है, यदि हम पूरे लोगों का समस्या दूर नहीं कर पाए तो कम से कम आधे लोगों का यानी कि 0.5% लोगों का जो समस्या है साफ पीने का पानी को लेकर उसको क्या कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ है, तो अच्छा चीज़ किया गया उस समय पे, अच्छा मुहिम चलाया गया। अगला है हमारा एक डेफिनेशन है यहाँ पे, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है आइए इसको समझते हैं। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स बिफोर इट एंटर्स अ वाटर बॉडी or is reused. This process of wastewater treatment is commonly known as sewage treatment. Sewage treatment बेसिकली क्या होता है आप ऐसे समझो। आप पूरे शहर में ना नाले होते हैं, उस नाले में पानी निकलता है हमारे घर का, तो वो नाला का पानी ना सारा जाके एक बड़े से जगह पे स्टोर होता है। सुना रही बात? कई जगह पे लोग उसको पंप हाउस के नाम से जानते हैं, है ना, बहुत लोग अलग अलग नामों से उसको जानते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि एक बड़े से शहर का पूरा जो नाले का पानी है वो एक बड़े से जाके इस जगह पे कलेक्ट होता है। बताओ फिर सारे मतलब शहर का सारा पानी कहाँ पे इकट्ठा हो गया? उस वाले जगह पे इकट्ठा हो गया। तो उस वाले जगह पे क्या किया जाएगा, उस वाले जगह पे पानी में जितने भी गंदगी होंगे, फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉटल, प्लास्टिक, फोम, इन प्रकार की चीज़ें जो भी होंगे उनको बाहर निकाल लिया जाएगा और पानी को थोड़ा बहुत साफ भी किया जाएगा केमिकल वगैरह डाल के। अब पानी क्या हो गया, पूरी तरीके से तो साफ नहीं हुआ लेकिन फिर भी ठीक ठाक हो गया है। तो अब उस पानी को नदी में छोड़ा जाएगा। तो बताइए इससे क्या हो गया, हमारा नदी का पानी भी गंदा नहीं हुआ और जो कचरा है वो भी नदी में नहीं गया। समझ में आ रही है बात? इसी चीज को हम लोग कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। तो बेसिकली क्या ध्यान रखना है, सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब कि पूरे शहर में नाले होते हैं, हर नाला गली गली से होकर गुजरता है, अल्टीमेटली वो सारे नाले जाके एक मेन नाले में इंक्लूड हो जाता है, जमा हो जाता है और वो नाला का पानी एक जगह पे जाके इकट्ठा होता है। बड़े से जगह होते हैं, वो खुले से एरिया होता है, वहां पे इकट्ठा हुआ और वहां पे बहुत ही पावरफुल पंप लगे होते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या किया जाएगा, सारे कचरे को फिल्टर आउट करके बाहर निकाल लिया जाएगा और या फिर पानी को ठीक करने के लिए थोड़ा बहुत उसमें केमिकल, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का इस्तेमाल करके पानी को ठीक कर देगा। फिर उसके बाद उस पानी को नदी में छोड़ा जाएगा। तो ये हमारा होता है सीवेज ट्रीटमेंट। समझ में आया बात? कोई दिक्कत इसमें? चलो यही होता है हमारा सीवेज। अगला है हमारा व्हाट इज सीवेज। हालांकि सीवेज तो आपने समझ ही लिया ट्रीटमेंट क्या होता है, लेकिन हम लोग इसमें समझेंगे सीवेज क्या होता है डिटेल में थोड़ा सा। तो इस टॉपिक को अगले वाले क्लास में करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज सीवेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे और टॉपिक का नाम है व्हाट इज सीवेज। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस टॉपिक में। खास करके लिखा हुआ है सीवेज इज वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस एंड अदर यूजर्स। तो बेसिकली सीवेज का मतलब क्या होता है, जो वेस्ट वाटर होता है ना, यानी कि जो गंदा पानी होता है जो हमारे घरों से, ऑफिसों से, इंडस्ट्रीज वगैरह से निकलता है, उसी को हम लोग कहते हैं सीवेज। क्या बोलेंगे उसको? सीवेज। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि हमारे घरों से, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, ऑफिस, इन सभी जगह से जो गंदा पानी निकल के नाले वगैरह में चला जाता है वही हमारा गंदा पानी कहलाता है सीवेज। ओके, जब इसी गंदे पानी को जब हम लोग ट्रीट कर देते हैं, ट्रीट करने का मतलब क्या हो गया, जब इन गंदे पानी में से हम लोग बॉटल, फोम, प्लास्टिक वगैरह बाहर निकाल देते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, सीवेज ट्रीटमेंट, जो कि हमने पढ़ा था अभी अगले क्लास में। ठीक है ना, समझ आ रही है बात? तो सीवेज का सिंपल सा मतलब हो गया गंदा वाला पानी को ही हम लोग कहते हैं सीवेज। ठीक है, वही गंदे पानी को यदि आप ठीक कर दोगे, प्लास्टिक वगैरह बाहर निकाल दोगे, तो वो कहला जाएगा सीवेज ट्रीटमेंट, बस और कुछ नहीं है। आगे,
इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर दैट हैज रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और हेवी रेन। अब जैसे देखिए बारिश हुआ, बारिश के टाइम पे मान लीजिए सारा पानी निकल के नाले में गया और नाले के साथ वो पानी बह गया, तो वो पानी भी हमारा क्या कहलाएगा? सीवेज ही कहलाएगा, ठीक ना। यानी कि जो पानी बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो गया एक तरीके से, नाले में जाके बह गया, वो सारा पानी हमारा क्या कहलाएगा? सीवेज ही कहलाएगा, यानी कि गंदा ही पानी कहलाएगा। समझ रही है बात? जैसे मान लीजिए बारिश का पानी हुआ, नाले से बह के चला गया, फिर हमारे घरों से पानी निकला, नाले से होते हुए बह के चला गया, तो जो पानी एक बार नाले में आ गया मतलब वो वेस्ट हो गया, बेकार हो गया, है कि नहीं? तो उसको हम लोग कह देते हैं सीवेज, ठीक है। आगे अगला हमारा इसमें एक डेफिनेशन है कंटामिनेंट्स। कंटामिनेंट्स क्या होता है देखिए ध्यान से। सीवेज इज अ लिक्विड सॉरी, सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट। तो बताइए नाले में जो पानी वगैरह रहता है वो कैसा होता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? लिक्विड होता है ना। उसी के बारे में बोल रहा है कि सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट। जो सीवेज है यानी कि जो नाले में पानी है वो कैसा है? एक लिक्विड वेस्ट है। मोस्ट ऑफ इट इज वाटर। ज्यादातर उस नाले में क्या होता है? पानी होता है। विच हैज डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। और उस पानी में कुछ ऐसी चीजें होते हैं जो पूरी तरीके से घुल जाते हैं, उस पानी में मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होते हैं जो पानी में ऊपर तैरता रहता है। तो दीज इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड कंटामिनेंट्स। तो ये जो चीजें हैं जो पानी को गंदा कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं कंटामिनेंट्स। क्या बोलेंगे इसको? कंटामिनेंट्स। तो कोई यदि आपसे पूछे कि बताइए कंटामिनेंट क्या है, तो सिंपल सा बताइए कि कंटामिनेंट वो चीज है जो पानी को गंदा कर रहा है। सिंपल सी बात है। तो पानी में गंदगी कितने तरीके से दिखते हैं आपको? दो तरीके से। एक ऐसा गंदा चीज जो पानी में पूरी तरीके से घुल मिल गया, वो दिखेगा ही नहीं आपको, है ना, वो दिखेगा ही नहीं। एक वो जो कि दिख जाता है आपको, जैसे प्लास्टिक, बॉटल, फोम, ये सब चीजें। तो जो चीज पानी को गंदा करे वो चीज हमारा कहलाएगा कंटामिनेंट। जैसे हमने एक प्लास्टिक बॉटल पानी में फेंक दिया, नाले के थ्रू वो बह के चला जाएगा, तो वो हमारा प्लास्टिक बोतल क्या कहलाएगा? कंटामिनेंट कहलाएगा। लेकिन वही मान लीजिए हमने पानी में पेट्रोल डाल दिया, या फिर पानी में हमने, पेट्रोल छोड़ो, पानी में हमने मान लीजिए मोबिल वगैरह डाल दिया, है ना, कुछ लिक्विड चीज डाल दिया जो कि पानी में घुल सकता है, वो भी कंटामिनेंट ही कहलाएगा। तो कंटामिनेंट का सिंपल सा मतलब हो गया वो चीजें जो पानी में या तो घुल जाए या फिर पानी में तैरता रहे, यानी कि वो चीज जो कि पानी को एक तरीके से गंदा कर दे, खराब कर दे, उस चीज को हम लोग कहते हैं कंटामिनेंट। अगला, सीवेज इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज, न्यूट्रिएंट्स, सेप्रोट्रॉपिक एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। यानी कि वो जो गंदा पानी होता है नाले का, उसमें कई प्रकार के चीजें आपको दिख जाएंगे, कई प्रकार के। जैसे सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब है उस पानी में कुछ ऐसा चीज भी आपको दिख जाएगा जो कि पानी के ऊपर ऊपर तैरता रहेगा, पहला वो भी दिख जाएगा आपको। एग्जांपल बॉटल, फोम वगैरह। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये दोनों प्रकार की गंदगी दिखेंगे आपको। अब सवाल है कि सर ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या है? टेंशन मत लो, अगला हम लोग को वही पढ़ना है, ठीक है। बस अभी आप समझ लो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी प्रकार के जो गंदगी है वो पानी में दिखता है। न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब हो गया जो चीजें वैल्यूएबल चीजें हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी पानी में बह जाता है गंदगी के तौर पे। सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक का मतलब हो गया कुछ कीड़े मकोड़े वगैरह भी जो कि सड़े हुए गले हुए चीजों को खाता है, उस प्रकार के कीड़े मकोड़े भी आपको पानी में बहते हुए दिख जाएंगे। एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। और ऐसे भी बैक्टीरिया दिख जाएंगे जो बैक्टीरिया बीमारी को फैलाता है, यानी कि उस पानी में बैक्टीरिया भी आपको नजर आएगा जो बैक्टीरिया बीमारी वगैरह फैलाता है। एंड अदर माइक्रोब्स, और भी अलग अलग प्रकार की चीजें आपको उसमें छोटे छोटे चीजें दिख जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उस गंदे पानी में हर वो चीज होता है जो कि आपको बीमार, नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब यहाँ पे हमारे सामने दो टर्म आया था, एक आया था ऑर्गेनिक, एक आया था इनऑर्गेनिक, फिर आया था न्यूट्रिएंट, है ना। तो आइए इन सब के बारे में बात करते हैं क्या है। पहले समझते हैं ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज क्या होता है। ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज, ह्यूमन फैक्सेस। ह्यूमन फैक्सेस से मतलब समझते हैं क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई आदमी मर गया तो उसको लोग नदी वगैरह में बहा देते हैं, तो वो हो गया हमारा ह्यूमन फैसेस। एनिमल वेस्ट।
एनिमल वेस्ट, अच्छा ह्यूमन फेसेस में वो तो है ही, ह्यूमन यहाँ पे हमारा वो भी हो सकता है, ह्यूमन का वेस्ट भी हो सकता है, वेस्ट मटेरियल जो ह्यूमन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो हो गया, दोनों से आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट मतलब जानवर वगैरह जो अपना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, गोबर वगैरह वो, ऑयल तेल वगैरह, फ्रूट फल वेजिटेबल सब्जी, इस प्रकार के जो चीज़ें होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ कहलाते हैं। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ का सिंपल सा मतलब हो जाता है वो चीज़ें जो कि एक तरीके से क्या हो सकता है, वो सड़ सकता है, गल सकता है, मिट्टी के रूप में वो कन्वर्ट हो सकता है, उन चीज़ों को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। जैसे ह्यूमन का वेस्ट, एनिमल का वेस्ट, है ना, इस प्रकार की चीज़ें, फिर तेल फूल फल सब्जी, इन प्रकार की चीज़ें, या फिर मान लो जो एनिमल मर गए उन प्रकार की चीज़ें, है ना। तो इन सारी चीज़ें जो हैं, जो कि यदि हम इसको मिट्टी में गाड़ दें या फिर मिट्टी में फेंक दें तो वो सड़ गल के मिट्टी का रूप ले सकता है, तो इन प्रकार की चीज़ों को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में वो चीज़ आ जाते हैं जो कि यदि इन चीज़ों को मतलब एक तरीके से समझ लो कि ये नेचर से जुड़े हुए चीज़ नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रेट्स, फॉस्फेट, मेटल्स, मतलब इसमें वो अलग ही चीज़ आ जाते हैं जिसमें कि आपको लगभग ऑर्गेनिक वाले चीज़ इसमें नज़र नहीं आएंगे। इसमें केवल क्या नज़र आएंगे आपको, इनऑर्गेनिक वाले। एग्जाम्पल के तौर पे नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मेटल्स। मेटल्स में क्या क्या आ जाएंगे, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, टीन, ये सब चीज़ें, ठीक ना। तो ये इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हो गया। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के वेस्ट मटेरियल हमको पानी में देखने को मिलता है। अगला है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट में क्या क्या दिखता है पानी के अंदर, गंदगी के रूप में, यानी कि वो होता तो न्यूट्रिएंट ही है लेकिन चूंकि गंदे पानी में मिल गया तो पानी को क्या कर देगा, गंदा कर देगा। तो क्या वो उस न्यूट्रिएंट का कोई फायदा रहा अब? तो न्यूट्रिएंट के तौर पे फास्फोरस और नाइट्रोजन। तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये इस प्रकार के न्यूट्रिएंट हैं जो पानी में होते हैं। ये है बिल्कुल अच्छा चीज़, फास्फोरस नाइट्रोजन ये सब अच्छा चीज़ है, लेकिन पानी में चुकी जाने की वजह से पानी गंदा है तो ये सब भी क्या हो गया, गंदा हो गया, इसका अब कोई वैल्यू नहीं रहा, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आपको नाले में जो पानी होते हैं, सीवेज जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें दिखता है। अगला बैक्टीरिया, सच एज विच कॉज क्लोरा एंड टाइफाइड। गंदे पानी को पीने की वजह से क्या होता है, कोलेरा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें होता है बैक्टीरिया। समझ आ रही है बात? यानी कि वो जो नाले का पानी होता है, गंदगी वाले पानी, उसमें बैक्टीरिया होता है और यदि उस पानी को हल्का से भी आप पी लोगे तो आपको कोलेरा टाइफाइड वगैरह हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है ना, गंदे पानी को मत पियो, क्योंकि इसमें होता क्या है, बैक्टीरिया, और वो क्या बीमारी कर सकता है, टाइफाइड और कोलेरा, जो कि खतरनाक बीमारी होता है। अगला है अदर माइक्रोब्स। अदर माइक्रोब्स का मतलब हो गया बैक्टीरिया जैसा ही कुछ और भी चीज़ें जैसे फंगी वगैरह हो सकता है। इन प्रकार की चीज़ें भी गंदे पानी में आपको देखने को मिल जाता है। सच एज विच कॉज डिसेंट्री। डिसेंट्री का मतलब हो गया सिंपल सा, एक बीमारी का नाम ही है। तो इन प्रकार की चीज़ें भी आपको पानी में देखने को मिल सकता है। यदि उस गंदे पानी का इस्तेमाल करेंगे आप तो आपको कोलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, इन प्रकार की चीज़ें हो सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो नाले का पानी होता है उसमें हर प्रकार की गंदी चीज़ें आपको नज़र आते हैं जिनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर फ्रेशेंस अप एन इवेंटफुल जर्नी। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, वाटर फ्रेशेंस अप एन इवेंटफुल जर्नी। तो आइए इस छोटे से टॉपिक में देखते हैं क्या खास बात लिखा हुआ है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि अ नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स कॉल्ड सीवर्स फॉर्मिंग द सीवरेज। बेसिकली यहाँ पे बात क्या हो रहा है, आप ऐसे समझो, आप जब आप एक शहर में रहते हैं तो वहाँ पे कई सारे आपको छोटे और बड़े पाइप वगैरह भी नज़र आते हैं। यानी कि खास करके शहरों में देखोगे आप, गांव में तो इतना नहीं होता, लेकिन शहर में यदि आप देखोगे तो शहर में कई सारे छोटे पाइप होंगे, कई सारे बड़े पाइप लगे होंगे जिससे पानी का इधर उधर होना होता है, यानी कि पानी को इधर उधर लेकर जाया जाता है। तो छोटे बड़े पाइप को सबको एक साथ मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं, सीवर्स बोल देते हैं। ठीक है, फॉर्मिंग द सीवरेज। और इस प्रकार के चीज़ें जब छोटे पाइप मिले होते हैं, बड़े पाइप मिले होते हैं, सभी से पानी जा रहा होता है, तो इस प्रकार के पैटर्न को, जहाँ पे छोटे पाइप भी दिखेंगे आपको, बड़े पाइप भी दिखेंगे बहुत सारे,
इस चीज़ को हम लोग कह देते हैं सीवरेज। क्या बोल देंगे? सीवरेज। तो यदि कोई आपसे बोले कि बताइए सीवरेज का मतलब क्या है, तो सिंपल से बताइएगा कि सीवरेज का मतलब हो गया जहाँ पे छोटे और बड़े पाइप कई सारे वहाँ पे होंगे और सारे पाइप से पानी का लेन देन होता होगा, उसी को हम लोग कह देते हैं सीवरेज। ठीक है। अगला, इट इज़ लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल दैट इज ट्रीटमेंट प्लांट। बेसिकली ये जो सीवरेज है जिसमें छोटे और बड़े पाइप भी होते हैं, ये पाइप करते क्या हैं? बेसिकली ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। किसका? वाटर का। यानी कि जहाँ से वेस्ट वाटर जनरेट हुआ है, यानी कि हमारे घर वगैरह से, वहाँ से पानी वो लेकर जाते हैं और छोटे छोटे पाइप हर घर से निकलते हैं पानी वाले, वो सारे पाइप जाके एक मेन जगह पे पानी इकट्ठा होता है उन सारे पाइप का, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रीटमेंट प्लांट। ट्रीटमेंट प्लांट। तो बेसिकली कहने का मतलब हो गया कि हर घर से पाइप निकलता है जिससे गंदा पानी निकलता है बाहर, तो वो पाइप पानी को लेके जाता है गंदा वाला, और वो पानी जाके फिर सब जगह का पानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, उस जगह को हम लोग कहते हैं ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पे उस पानी को ट्रीट किया जाएगा। ट्रीट करने का मतलब हो गया उस पानी में जो सॉलिड मटेरियल होगा, जो तैर रहा होगा, उसको छान के फिल्टर आउट करके बाहर निकाल लिया जाएगा, या फिर जो और भी उसको यदि किसी प्रकार से पानी को साफ करने का तरीका होगा तो उसको वहाँ पे साफ किया जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो सीवरेज होते हैं जिसमें छोटे बड़े पाइप सब काम करते हैं, छोटे पाइप से भी बड़े पाइप से भी वेस्ट वाटर आके एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रीटमेंट प्लांट। उसके बाद मैन होल्स आर लोकेटेड एट एवरी 50 to 60 मीटर इन द सीवरेज एट द जंक्शन ऑफ 2 or more सीवर्स एंड एट पॉइंट्स वेयर देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। मैन होल भी नजर आता होगा आप लोगों को कई बार। मैन होल का मतलब सिंपल सा होता है, आप देखते होंगे बड़ा सा नाला होता है, तो नाला के ऊपर कहीं कहीं पे होल बना देते हैं, उसके ऊपर से एक प्लेट ढक देते हैं सीमेंट का बना के। वो मेन होल क्यों बनाया जाता है? ताकि यदि नाले में कोई गड़बड़ी आ जाए तो उसको अंदर जाके उसका साफ किया जा सके। ठीक ना। तो 50 से 60 मीटर की दूरी पे इस प्रकार के मैन होल हमको नजर आते हैं। यदि उस नाले में या फिर उस पाइप में किसी प्रकार का कोई खराबी आ गया, नाला पाइप वगैरह जाम हो गया, ब्लॉक हो गया, तो उसको वहां से जाके ठीक किया जा सकता है। ठीक ना। तो बेसिकली आप देखोगे जहां पे दो पाइप या फिर जहां पे दो नाले जुड़ रहे होते हैं, वहां पे एक मैन होल बना देते हैं, ताकि यदि उस नाले के पॉइंट पे यदि कहीं पे कुछ गड़बड़ी आ गया, अंदर में कुछ फंस गया, फिर जाम वगैरह हो गया, तो उसको जाके वहां पे साफ कर सके। तो इस प्रकार की चीजें नजर आपको आती हैं शहर में, पानी को साफ करने के लिए, पानी को लगातार बहने देने के लिए। ठीक ना। तो समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं WWTP। W हो गया हमारा वेस्ट के लिए, फिर से W हो गया वाटर के लिए, और T हो गया ट्रीटमेंट के लिए, और P हो गया प्लांट के लिए। तो बेसिकली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं WWTP। तो आइए देखते हैं कि आखिर जो वेस्ट वाटर होता है, यानी कि जो पानी गंदा हो जाता है, उस पानी को आप किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, कैसे उसको साफ कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने इस टॉपिक में। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस विच रिमूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर दैट कंटामिनेट्स द वेस्ट वाटर। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि वाटर को ट्रीट करने के लिए, ट्रीट का करने का मतलब क्या हो गया? वाटर को ठीक करने के लिए, पानी को ठीक करने के लिए 3 प्रकार के मेथड को फॉलो किया जाता है। पहला मेथड है हमारा फिजिकल। इसमें क्या होता है वो हम लोग आगे देख लेंगे। कहने का मतलब है कि यदि कोई वेस्ट वाटर होता है जो कि पानी गंदा हो चुका होता है, उस पानी को ट्रीट करने के लिए, उस पानी को साफ करने के लिए 3 प्रकार के प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। फिजिकल प्रोसेस फॉलो किया जाता है, फिर केमिकल प्रोसेस फॉलो किया जाता है, और बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉलो किया जाता है। इन तीनों प्रकार के प्रोसेस का इस्तेमाल करके उस पानी को बहुत हद तक कोशिश किया जाता है कि उस पानी को साफ कर दिया जाए। ठीक ना। तो जो चीज़ पानी को गंदा करता है, उस चीज़ को साफ करने के लिए, उस चीज़ को पानी से बाहर निकाल के फेंकने के लिए 3 प्रकार के प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो पहला हो गया फिजिकल, फिर केमिकल, और फिर बायोलॉजिकल। कोई डाउट है ना इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आइए बात करते हैं प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। असल में वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, मतलब कि गंदे पानी को आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं,
वो हम लोगों को अब यहाँ पे फाइनली पढ़ना है। तो आइए समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला चीज, वेस्ट वाटर इज पास थ्रू बार स्क्रीन्स। बार स्क्रीन बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपल सा आप समझ लो कि वेस्ट वाटर को जो है अलग अलग चैनल से होके गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो एक जगह पर इकट्ठा होता है। ठीक है। लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैग्स, स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स आर रिमूव्ड। देखो, पानी में वो चीजें जो कि बड़े होते हैं और साफ साफ दिख जाता है, उसको तो ऐसे ही आप निकाल सकते हो बाहर, है ना। जैसे प्लास्टिक बॉटल, फिर प्लास्टिक फॉर्म वगैरह, इन सब चीज़ों को यदि मान लीजिए ये सब चीज़ पानी में है तो पानी को वही तो गंदा ही कर रहा है, तो इन सब चीज़ों को पानी से हम लोग आसानी से बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। वाटर देन गोज टू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। अब देखो, पहली बात समझो होता क्या है। हमारे घरों से पानी निकलता है, कहाँ जाता है? नाले में जाता है। ठीक। उस नाले से पानी बहते बहते कहाँ चला जाता है? एक बड़े से कंटेनर में जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। तो वहाँ पे पानी के साथ पहले क्या होगा, पानी को एक जगह पर इकट्ठा किया जाएगा। उस पानी में जितने भी चीज़ सॉलिड वाले होंगे, जो पानी के ऊपर तैर रहे होंगे, स्विम कर रहे होंगे, उसको बाहर निकाल लिया जाएगा, फिल्टर आउट कर लिया जाएगा, फिल्टर जाल लगा के उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद फिर उस सारे पानी को एक जगह पे इकट्ठा किया जाएगा। वाटर देन गोज टू अ ग्रिड एंड सैंड रिमूवल टैंक, यानी कि एक अलग ही टंकी में, एक अलग ही बड़ा सा टंकी होता है वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट में, उस टंकी में सारे पानी को इकट्ठा किया जाएगा। उस पानी के साथ क्या होगा, फिर जितने भी उस पानी में नीचे बैठ जाने वाली चीज़ें होंगी, उस पानी के नीचे बैठ जाएंगी। ठीक है। आगे, द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज टू अलाउ सैंड, ग्रीड एंड पेबल्स टू सेटल डाउन, यानी कि पानी जिस रफ्तार से आ रहा होता है नाले से, उस रफ्तार को स्लो कर देते हैं, ताकि उस पानी को इकट्ठा करके एक जगह पे उस पानी में जितने भी भारी भरकम चीज़ें हैं वो कहाँ पे चला जाए? नीचे जाके सेटल डाउन हो जाए। छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, बालू, मिट्टी वगैरह चीज़ें जो हैं वो जाके नीचे सेटल डाउन हो जाए, बैठ जाए। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ, नाले से होते हुए पानी पहले कहाँ पहुँचा? ट्रीटमेंट प्लांट में पहुँचा। उस ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे पहला काम क्या किया गया? उस पानी में जो सॉलिड मटेरियल ऊपर में तैर रहे होंगे, या फिर प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक या फिर फॉर्म वगैरह कुछ भी जो है, यदि वो ऊपर में तैर रहे हैं तो उसको ऐसे ही फिल्टर आउट करके बाहर निकाल लिया जाएगा। उसको निकालना आसान होता है। उसके बाद फिर उस पानी को एक टंकी में जाके डाल देते हैं। टंकी मतलब एक बड़ा सा कंटेनर में उसको इकट्ठा करते हैं। उस पानी को कुछ देर के लिए चुपचाप शांत छोड़ देते हैं, ताकि उस पानी में जितने भी भारी भरकम चीज़ें होंगे जो कि नीचे जाके बैठ सकता है, सेटल डाउन हो सकता है, वो वहाँ पे हो सके। ठीक है। तो अब देखो, पानी से आपने दो चीज़ कर लिया। पहला, जो उसमें तैर रहे थे चीज़ें, वेस्ट मटेरियल, उसको आपने बाहर कर लिया। दूसरा चीज़, उस पानी में जितने भी भारी भरकम चीज़ें थे जो कि ज़मीन के नीचे जाके बैठ सकता है, ज़मीन के नीचे मतलब नीचे कंटेनर में बैठ सकता है पानी के नीचे, उसको आपने वहाँ पे बैठा दिया। अब आपके पास केवल क्या बचा है बताओ? पानी बचा, लिक्विड बचा। अब उसके साथ क्या करना है वो देखो। द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक। अब हम क्या करेंगे, उस पानी को एक बड़े से टैंक में दोबारा डालेंगे। अब यहाँ पे समझो एक वर्ड है स्लज। स्लज क्या होता है देखो, solids like faces settle at the bottom and are removed with a scraper, this is the sludge। बेसिकली कहने का मतलब हो गया, उस पानी को जो आपने टैंक में छोड़ा था ताकि भारी भरकम चीज़ें नीचे बैठ जाए, जो गंदगी हमारा भारी भरकम नीचे चीज़ें बैठी हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्लज। क्या बोलेंगे? स्लज। तो जब हम लोगों ने पानी को ऐसे छोड़ दिया था तो सारी भारी भरकम चीज़ें जो उसमें थे वो कहाँ चले गए थे? ज़मीन के नीचे बैठ गए थे। उसी वेस्ट मटेरियल को हम लोग कह देते हैं स्लज। अगला, और उन सारे चीज़ों को बाहर निकाल लिया जाता है। एक डिवाइस होता है, स्क्रैपर नाम होता है उसका, उससे हम लोग उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं। अ स्कीमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस। अब उस पानी में ऑयल भी होंगे, तेल, ग्रीस वगैरह भी होगा। तो कभी गौर करना, पानी में ऑयल जो है ना कभी घुलता नहीं है, या फिर ग्रीस वगैरह जो पानी में नहीं मिक्स होते, वो ऊपर में पानी में तैरता रहता है। तो उन सभी को एक और डिवाइस का इस्तेमाल करके उस पानी से ऑयल, ग्रीस वगैरह बाहर निकाल लिया जाएगा। उस डिवाइस का नाम है स्क्रीमर। स्कीमर बोल सकते हो आप। समझ में आ रही है बात? तो अब देखो यहाँ पे हुआ कितना प्रोसेस। पहले आपने पानी में से ऊपर चीज़ें जो फ्लोट कर रहे थे, तैर रहे थे, उसको पहले आपने बाहर निकाला। उसके बाद पानी को आपने कुछ देर के लिए शांत छोड़ दिया, ताकि जितने भी भारी भरकम चीज़ें वो नीचे बैठ सके। पहले दूसरा आपने वो किया। तीसरा आपने क्या किया?
तीसरा आपने क्या किया, जितनी भी चीज़ें उसमें ऑयल ग्रीस वगैरह हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, उसको स्कीमर का इस्तेमाल करके आपने बाहर निकाल लिया। तो इतने सारे प्रोसेस अभी तक हम लोगों ने किए हैं। अगला डेफिनेशन है यहाँ पे क्लेरिफाइड वाटर का। क्लेरिफाइड वाटर क्या होता है, देखिए, वाटर सो क्लियर्ड इज कॉल्ड क्लेरिफाइड वाटर। बेसिकली पानी को जितना आप साफ कर सकते हो कर दो, वही साफ पानी हमारा क्या कहा जाएगा, क्लेरिफाइड वाटर। तो बेसिकली बताओ पानी अभी है कैसा, साफ या गंदा? गंदा पानी था, हम लोग उसको अलग अलग प्रोसेस का इस्तेमाल करके साफ कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा पानी साफ हो सके उतना करो, उसी चीज़ को हम लोग कह देते हैं क्लेरिफाइड वाटर, यानी कि साफ पानी। क्या उस पानी को पूरी तरीके से हम साफ बोल सकते हैं? अभी भी नहीं बोल सकते, अभी भी बहुत गंदगी है उसमें। आगे, द स्लज इज ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट टैंक। स्लज जो जमा हो गया था नीचे, वेस्ट मटेरियल, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं और उस स्लज को, वेस्ट मटेरियल को एक अलग से टंकी में इकट्ठा कर देते हैं, वेयर इट इज डिकम्पोज्ड बाय द एनएरोबिक बैक्टीरिया। बेसिकली जो नीचे सड़ा हुआ चीज़, गला हुआ चीज़ नीचे बैठ गया था, उसको हम लोग बाहर निकाल के एक अलग से टंकी में डालते हैं। और उस टंकी में क्या होता है, उस टैंक में क्या होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको खा के, सड़ा के, गला के मिट्टी का रूप दे देते हैं, मिले के मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। The biogas produced in the process can be used as a fuel or can be used to produce electricity। अब उस टैंक में पूरी तरीके से आपने क्या इकट्ठा किया है, स्लज, वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल के तौर पे उसमें क्या होगा, गाय का गोबर हो सकता है, कोई जानवर का डेड बॉडी हो सकता है, उन सभी चीज़ें सड़ सकते हैं, गल सकते हैं, वो टैंक में होगा सारा काम। और उस टैंक में एक गैस भी अंदर ही अंदर बन रहा होता है, उस गैस को हम लोग कहते हैं बायो गैस। यानी कि उस टैंक में जितने भी चीज़ें आपने डाले हैं स्लज, वो सब कैसा चीज़ है, सड़ने वाला है, गलने वाला है, जो कि पानी के नीचे बैठ गया था, उसी को हमने वहाँ से निकाला, दूसरे टंकी में डाल दिया। तो उस टंकी में क्या होगा, वो सारी चीज़ें ब्रेक होंगी और ब्रेक होने के दौरान उसमें गैस प्रोड्यूस होगा, उस गैस को हम लोग कहते हैं बायोगैस। और इस गैस का इस्तेमाल हम लोग फ्यूल के तौर पे कर सकते हैं, यानी कि अपने घर में हीटिंग लाइटनिंग के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस गैस का हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस गैस को। पहले के टाइम पे उस गैस से लोग अपने घरों में खाना बनाते थे, समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे हमने क्या बोला आपको कि पानी के नीचे जितने भी स्लज जमा हुए थे, वेस्ट मटेरियल जितने भी जमा हुए थे, उन सभी को एक टंकी में डाल दिया। उस टंकी में वो चीज़ें सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, मिट्टी का रूप ले रहा है, उसी दौरान उसमें एक प्रोड्यूस हो रहा है गैस, उसी को गैस को हमने कहा बायोगैस। और इस बायोगैस का इस्तेमाल हम लोग फ्यूल के तौर पे, यानी कि अपने घर में खाना या फिर लाइटनिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उस फ्यूल का हम लोग अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कर सकते हैं। आगे, एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लेरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। अब बताइए, वो जो हमारा पानी साफ वाला है, उस साफ वाले पानी में हम लोग जानबूझ के हवा डालते हैं, बाहर का हवा मशीन के थ्रू उस पानी में डालते हैं, ताकि उस पानी में जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को एयर मिलता रहे, और वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस पानी के अंदर जितने भी चीज़ें होंगे उसको वो साफ करता रहेगा। ठीक है ना? मतलब सिंपल सा है कि वो जो साफ पानी हमारा है, जिसमें से हमने सब कुछ अब बाहर निकाल दिया है, ऑयल ग्रीस स्लज वगैरह सब कुछ हमने बाहर निकाल दिया है, उस पानी में अब हम क्या करेंगे, मशीन के थ्रू वाटर में, बेसिकली पानी में एयर देंगे, हवा देंगे, ताकि उस पानी में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है वो जिंदा रह सके। और बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, इसका मतलब है कि वो पानी में मौजूद जितने भी चीज़ें हैं, बचे हुए, सड़े गले हुए अभी भी, उसको वो पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा, पूरा उसको खा लेगा और पानी हमारा और साफ हो जाएगा। ठीक है? आगे, बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, यानी कि उस पानी में यदि ह्यूमन वेस्ट भी कुछ है, ह्यूमन वेस्ट मतलब ह्यूमन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले वेस्ट मटेरियल वगैरह कुछ भी है, तो उस वेस्ट मटेरियल को कौन खा लेगा, बैक्टीरिया खा लेगा। ठीक है? वे फूड वेस्ट, कोई फूड वेस्ट है बचा खुचा अभी, तो वो भी खा लेगा। सोप, साबुन एंड अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेनिंग इन क्लैरिफाइड वाटर, यानी कि उस पानी में, साफ वाले पानी में यदि अभी भी कुछ बचा हुआ होगा, उसको खत्म कौन कर देगा, बैक्टीरिया कर देगा। इसीलिए बैक्टीरिया को हमने क्या किया, बाहर से पाइप लगा के वाटर में एयर दिया हमने, ताकि वो अच्छी तरीके से पानी में ग्रो कर सके। उसके बाद आफ्टर सेवरल आवर्स द सस्पेंडेड माइक्रोब्स सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक एज एक्टिवेटेड स्लज। अब देखो कुछ देर के बाद क्या होगा, उसमें भी जितने भी बैक्टीरिया है, देखो बैक्टीरिया का लाइफ ना बहुत कम होता है, वो बहुत जल्दी मर भी जाता है। तो जितने भी बैक्टीरिया अंदर ही अंदर पानी में मरे होंगे,
क्योंकि उनका भी तो लाइफ टाइम होगा अपना, एक कुछ देर काम करेंगे, कुछ देर तक टंकी को साफ करेंगे और वो खुद मर जाएंगे फिर बाद में। तो जितने भी बैक्टीरिया वगैरह पानी के अंदर मर जाएंगे, उन सारे बैक्टीरिया को नीचे आके सेटल डाउन हो जाना पड़ेगा, यानी कि नीचे पानी में इकट्ठा हो जाना पड़ेगा, और वो है एक एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज का मतलब हो गया जो कि अभी तुरंत वहां पे वो प्रोड्यूस हुआ है। तो समझ मारिए बात। तो जिस टंकी में पानी था उस टंकी में हमने हवा दिया, मशीन के मदद से हमने उस टंकी में हवा दिया। क्यों हवा दिया? ताकि उस पानी में बैक्टीरिया जिंदा रह सके और वो बैक्टीरिया पानी के अंदर मौजूद जितने भी चीजें हैं सड़ने वाले गलने वाले उसको खा के बर्बाद कर सके, और सब का सब जाके फिर कहाँ जमा हो जाएगा? पानी के नीचे जमा हो जाएगा। ठीक है, आगे द वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप, और ऊपर से पानी को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो बताइए जितने भी गंदे वाले चीजें वो कहाँ जमा हो गया? नीचे, और पानी ऊपर से पाइपलाइन के थ्रू बाहर निकाल लिया जाएगा। द एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97% वाटर, और जितने भी चीजें नीचे जमा हुए हैं उनमें अभी भी गंदगी तो है, लेकिन 97% उसमें अभी भी क्या है? पानी है उस स्लज में भी, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल पानी के नीचे जमा हुआ है उसमें अभी भी 97% वाटर ही है, 3% केवल वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, आगे ड्राइड स्लज इज यूज एज मैन्योर। अब क्या करेंगे? उस स्लज को भी वहां से बाहर निकाला जाएगा, उसको बाहर धूप में सुखाया जाएगा, उस वेस्ट मटेरियल को। वो वेस्ट मटेरियल बेसिकली है क्या? बैक्टीरिया, फूड वेस्ट, एनिमल वेस्ट, यही सब चीज तो है। तो उसको बाहर निकाल के टंकी से धूप में उसको सुखाया जाएगा। अब सुखाने के बाद वो पूरी तरीके से खाद का काम करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं मैन्योर, रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, और उसको जाके फिर जमीन में खेतों में छिड़क दिया जाएगा। तो बताइए वो किसका काम करेगा? एक खाद का काम करता है, ठीक ना, फर्टिलाइजर का काम करता है। द ट्रीटेड वाटर हैज अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सस्पेंडेड मैटर। अब जो पानी हमने बाहर निकाला था उस पानी में बहुत ही कम वैल्यूएबल चीजें बचे हैं, यानी कि जितना भी कीमती चीज था हमारे लिए काम का था उसको हमने बाहर निकाल लिया, जो बेकार चीज था उसको हमने बाहर फेंक दिया। अब जो पानी है वो लगभग साफ हो गया है, लेकिन हाँ इतना भी साफ नहीं हुआ है कि हम उसको पी सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर साफ हो गया है कि उस पानी को अब आप चाहो तो नदी में नहीं तो फिर समुद्र में बहा सकते हो, उसको वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समझ में आ रही है बात? अगला, इट इज डिजॉल्व इनटू अ सी, रिवर और इनटू द ग्राउंड, यानी कि उस पानी को अब आप चाहो तो नदी में या फिर समुद्र में या फिर किसी भी जगह पे अब आप बहा सकते हैं, क्योंकि उस पानी में जितनी भी चीजें थी गंदे वाले उसको आपने बाहर निकाल लिया अलग अलग प्रोसेस से। तो ये एक तरीका होता है पानी को ट्रीट करने का, यानी कि पानी को सही तरीके से साफ करने का। देखा हमने जितने सारे प्रोसेस हम लोगों ने फॉलो किए हैं पानी को साफ करने के लिए, इतने सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, यानी कितने सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे आप तब जाके हमारा पानी नदी में या फिर समुद्र में फेंकने के लायक बनेगा। ऐसे सीधा उठा के फेंक दोगे तो पूरा नदी पूरा समुद्र को वो गंदा कर देगा, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बी एन एक्टिव सिटीजन। अब देखो यार सिंपल सी बात है, चैप्टर हमारा किस चीज को लेकर है? वाटर को लेकर है। तो वाटर इतना कीमती चीज है, तो बताइए हम लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? एक्टिव होने का मतलब है कि हम लोगों को अपने तरफ से भी पानी को बचाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, ठीक ना, और करना भी चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है वेस्ट जनरेशन इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। देखो हम लोग ह्यूमन बींग है और हम लोग डेली अपने घर में कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस तो करते ही हैं। जैसे मान लीजिए आपने चिप्स खाया, कुरकुरे खाया, कुछ भी खाया आपने, तो पैकेट तो बनेगा ही वेस्ट मटेरियल। तो वेस्ट प्रोड्यूस हम लोग डेली करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वो होगा ही होगा। लेकिन क्या उस वेस्ट मटेरियल को, यानी कि जो वेस्ट जो कचरा आपने जमा किया है, क्या उसको ऐसे फेंक देना चाहिए? फिर बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है कि वेस्ट प्रोड्यूस डेली होगा, इसमें कोई शक नहीं, इसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसको कम तो कर सकते हैं ना। और जो वेस्ट चीजें हैं, जो बर्बाद चीजें हैं, जो हमारा कचरा एक तरीके से, उसको तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने का मतलब होगा डस्टबिन में डाल के रखो, कचरे वाला गाड़ी आएगा उस पर कचरा डाल देना, है कि नहीं? इस प्रकार की चीजें हम लोग कर सकते हैं। वही लिखा हुआ है कि वी कैन लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड। कहने का सिंपल सा मतलब है कि कितना कचरा प्रोड्यूस करना है, कितना नहीं करना है, ये हम लोग चाह ले तो कंट्रोल कर सकते हैं। समझा रही है बात?
तो कचरा तो हर घर में प्रोड्यूस होता है, लेकिन उस कचरे को सही तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या इसे रोड पे कहीं पे भी फेंक दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना है, कचरे वाले गाड़ी में ही फेंकना है, डस्टबिन में ही फेंकना है। द साइट ऑफ ओपन ड्रेन्स इज डिस्कस्टिंग, सही बात है। कहीं कहीं पे नाला वगैरह जो होता है खुला होता है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खुले नाले में ही जाके अपना कचरा फेंक देते हैं, क्या सोच के कि नाला खुला है, फेंक देते हैं, पानी के साथ बह जाएगा, शहर साफ रहेगा इससे। लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा है कि आने वाले टाइम में वही नाला एक तरीके से क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा कचरे के वजह से। और यदि हल्का सा बारिश होता है शहर में तो देखते हो लगता है शहर में बाढ़ आ गया। क्यों? क्योंकि जिस नाले के थ्रू पानी को बहना चाहिए था वहां पे कचरा डाल के आपने उसको ब्लॉक कर दिया है, इसी सब चीजों की वजह से। तो ये सब चीज नहीं करना चाहिए। अगला, द सिचुएशन वर्सन्स इन द नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग। टॉपिक का नाम है बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। देखिए, इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर हम लोग अपने घरों में किन किन प्रकार के चीज़ों को ध्यान में रखें तो हम लोग अपने आसपास साफ सफाई रख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोग यदि अपने आसपास साफ सफाई रखना चाहते हैं तो इसका शुरुआत हम लोगों को अपने घर से ही करना पड़ेगा। घर में ही आपको गंदे आदत छोड़ने पड़ेंगे और अच्छे हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर हम लोग अपने घरों में ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा घर भी साफ हो जाए, और हमारा घर साफ होगा तो ऑटोमेटिक हमारे आसपास के जो मोहल्ले हैं, गली मोहल्ले हैं, जो वो भी हमारा साफ रहेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है, कुकिंग ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन। यानी कि जिस तेल में हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं ना, उस तेल में फैट भी होते हैं। ठीक है, तो वो तेल में फैट होता है, तो बेसिकली तेल आपको ऐसे ही नाले वगैरह में नहीं बहाना है। तो तेल जो है वो बहुत ही नुकसान पहुंचाता है पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल को। ठीक है, तो पहला चीज क्या है
कि हम लोग जो अपने घरों में खाना वगैरह बनाते हैं, हम लोग अपने घरों में जो खाना वगैरह बनाते हैं जिस तेल में, उस तेल में फैट वगैरह भी होता है, तो इस तेल को नाले वगैरह में ऐसे ही नहीं बहा देना है, ठीक है। दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स, वो तेल क्या कर सकता है, पाइप को हार्ड कर सकता है और पाइप को ब्लॉक भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात कि वो जो तेल है वो पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल को नुकसान भी पहुंचाता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को नहीं करने हैं, ठीक है। आगे, थ्रो ऑयल एंड फैट्स इन द डस्टबिन, क्या करो, यदि आपके घर में कोई तेल वगैरह बच गया तो उसको डस्टबिन में डाल दो। किस में डाल दो, डस्टबिन में डाल दो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। केमिकल्स लाइक पेंट्स, insecticides, motor oil, medicines may kill microbes that help purify water. So do not throw them down the drain. कहने का मतलब है कि वो चीज़ें जिसमें केमिकल होता है, फॉर एग्जाम्पल पेंट, इंसेक्टिसाइड, ये दवाई होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने बाग बगीचे में करते हैं ताकि पौधों में कीड़ा ना लगे, इंसेक्ट ना लगे, तो उस प्रकार के दवाई। मोटर ऑयल यानी कि वही डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ग्रीस वगैरह, ये सब मेडिसिन, दवाई, ये सब क्या करते हैं ना, माइक्रोब्स को मार देते हैं। माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया, फंगी वगैरह को मार देता है। और बैक्टीरिया, फंगी वगैरह हमारे आसपास होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट को साफ करते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में जो सड़ा गला चीज रहता है उसको खा के पूरी तरीके से खत्म करने का काम करते हैं। तो हमारे आसपास बैक्टीरिया, फंगी वगैरह रहना चाहिए, लेकिन वो तभी रहेगा ना जब हमारे आसपास केमिकल नहीं रहेगा। तो हमको क्या करना है, इन प्रकार की चीजें जैसे पेंट, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, मेडिसिन, इन प्रकार के चीज़ों में केमिकल होता है, ये क्या करते हैं, हमारे आसपास जो बैक्टीरिया, फंगी वगैरह होता है उसको मार देता है। तो अच्छा बात नहीं है ना। हमारे आसपास जो बैक्टीरिया, फंगी है, यदि वो वही मर जाएंगे तो हमारे आसपास के माहौल को साफ रखने का काम कौन करेगा फिर, है ना। तो माहौल पूरी तरीके से आप गंदा बदबू मारेगा फिर, है ना। छोटा सा मान लो कहीं पे चूहा भी मर जाएगा तो वो बहुत गंदा महकेगा, लेकिन हमारे आसपास बैक्टीरिया, फंगी वगैरह रहेगा तो वो चूहा क्या कर सकता है, उस चूहे को खा के मिट्टी में मिला सकता है। तो इससे हमारा इन्वायरमेंट आसपास का साफ रहेगा, ठीक ना। तो इन प्रकार के चीज़ों को ऐसे ही नहीं बहा देना नाले में, या फिर ऐसे ही मिट्टी वगैरह में नहीं फेंकना है, ठीक है। क्योंकि ये सब बैक्टीरिया, फंगी वगैरह को मार देता है, लेकिन हमारे लिए बैक्टीरिया, फंगी वगैरह जरूरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट को साफ करने का काम करते हैं। यूज्ड टी लीव्स, सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन एटसेट्रा शुड ऑल्सो बी थ्रो इन द डस्टबिन। यानी कि हमारे घर में जो वो चाय बनाने के बाद चाय पत्ती बच जाता है वो, फिर से सॉलिड फूड रिमेन्स यानी कि कोई सब्जी, चावल वगैरह बच गया, ये सब चीज़ें। सॉफ्ट टॉयज यानी कि जो छोटे मोटे खिलौने होते हैं, बहुत हार्ड नहीं, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, इन प्रकार के चीज़ों को भी डस्टबिन में ही डालना चाहिए, ऐसे ही कहीं पे फेंक नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। डस्टबिन वगैरह में डालो और कचरा वाला गाड़ी आएगा तो उसमें कचरे को डाल देना, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दीज वेस्ट चॉक दी ड्रेन्स, यदि इस प्रकार के कचरे को आप नाले वगैरह में फेंकोगे तो वो नाले को जाम कर देगा पूरी तरीके से और पानी हमारे रोडों पे निकल के आ जाएगा, तो नुकसान का सामना हम ही लोगों को करना पड़ेगा, है ना। तो इन प्रकार की चीज़ें हैं जिसको हम लोग यदि थोड़ा सा ध्यान में रखें तो हम लोग अपने आसपास साफ सफाई रख सकते हैं। कोई बड़ा चीज़ भी नहीं है ये सबको करने का, मतलब इन सबको करने में बहुत मेहनत नहीं लगेगा, छोटा सा टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत समय लगेगा, लेकिन इतना करने से हमारा आसपास का जो माहौल है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सैनिटेशन एंड डिजीजेज। सैनिटेशन एंड डिजीज यानी कि अपने आसपास साफ सफाई और हमारे आसपास बीमारी। तो ऑब्वियस ही बात है, यदि हमारे आसपास साफ सफाई रहेगा तो क्या कभी बीमारी फैलेगा? कभी नहीं फैलेगा। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला, पुअर सैनिटेशन एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर आर द कॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेज। यानी कि आसपास साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना और पीने का पानी गंदा होना, इन प्रकार की चीज़ों को यदि आप करोगे, यानी कि अपने आसपास साफ सफाई नहीं रखोगे और गंदा पानी पियोगे तो कई प्रकार के बीमारी को जन्म दे देता है। यानी कि अपने आसपास क्या करना है, साफ सफाई रखना है और पीने का जो पानी है उसको साफ रखना है, यानी कि साफ पानी पीना है, गंदा पानी नहीं पीना है। तो यदि आप ऐसा करोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे, लेकिन यदि अपने आसपास सफाई नहीं रहेगा, गंदा पानी वगैरह पिएंगे हम लोग तो कई सारे बीमारी हमारे अंदर में फैल सकते हैं, हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। अ वास्ट नंबर ऑफ आवर पीपल आर स्टिल विदाउट सीवरेज फैसिलिटीज।
हमारे इंडिया में आज भी कई सारे ऐसे गांव देहात वाले इलाके हैं जहां पे पाइप के थ्रू पानी आज भी नहीं पहुंच पाया है। तो वहां पे क्या करना है हम लोगों को, पाइपलाइन के थ्रू पानी को पहुंचाना है ताकि वो भी साफ पानी पी सके, यानी कि उनके लिए भी साफ पानी पीने को अवेलेबल कराया जा सके, वो भी पानी का एंजॉय कर सके। A very large fraction of our people defecates in the open, on dry river beds, on railway tracks, near fields and many a time directly in water। बेसिकली हम लोग अपने वेस्ट मटेरियल को भी कहते हैं ना खुले में शौच करना, वो सब जगह पे हम लोग कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए, हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करता है। फॉर एग्जाम्पल खुले जगहों पे शौच कर देना, नदी के बगल में, रेलवे ट्रैक पर, फील्ड में, है ना, इन प्रकार के चीज़ों में आपको शौच नहीं करना है, यानी कि वेस्ट मटेरियल को आपको नहीं रिलीज करना है। करोगे तो वैसी बात है हमारा इन्वायरमेंट गंदा होता है उससे, ठीक है। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रेटा इज अ हेल्थ हजार्ड। अब जैसे देखो हम लोग जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, इसका यदि सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा तो ये लोगों को बीमार भी करते हैं। कहने का मतलब है कि अपने आसपास साफ सफाई ओवरऑल आप रखो ताकि अपने आसपास गंदगी ना दिखे, बदबू ना मारे। यदि आप अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे तो सामने वाला भी रखेगा, ऐसे क्या होगा, हर जगह पे आपको क्लीन इन्वायरमेंट नजर आएगा। आगे, इट में कॉज वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। यदि हमारे आसपास गंदगी रहेगी तो वो पानी को भी गंदा करेगा, वाटर पॉल्यूशन उसी को कहते हैं, और सॉइल पॉल्यूशन यानी कि वो मिट्टी को भी गंदा करेगा। तो अपने आसपास बेसिकली साफ सफाई का ध्यान रखना है। उसके बाद बोथ द सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड, यानी कि जो जमीन के जो ऊपर पानी है वो और जमीन के नीचे जो पानी है वो दोनों गंदा होता है। क्यों गंदा होता है? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ही गंदा है। तो हम लोग यदि अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे तो हमारे आसपास जो पानी है, चाहे वो जमीन के ऊपर हो चाहे जमीन के नीचे हो, वो ऑटोमेटिक हमारा साफ ही रहेगा, कोई गंदा नहीं होगा। ग्राउंड वाटर इज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल्स, ट्यूब वेल्स, स्प्रिंग्स एंड मैनी रिवर्स। अब देखो आप, ग्राउंड वाटर जो होता है यानी कि जमीन के नीचे जो पानी है वो पानी कुएं में आता है, ट्यूबवेल में आता है, जिसको कि पाइप लगा के हम लोग बाहर निकालते हैं मोटर के थ्रू। स्प्रिंग्स यानी कि बेसिकली वही जमीन के नीचे से पानी को बाहर निकालना, और कई सारे नदी यानी कि जमीन के नीचे जो पानी है उनका हम लोग कई प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। और यदि वही पानी हमारा गंदा हो जाए, वही पानी हमारा बर्बाद हो जाए तो वैसी बात है हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, नदी वगैरह सब हमारा गंदा हो जाएगा। तो ओवरऑल पूरा बात का एक बात यह है कि अपने आसपास साफ सफाई रखिए, अपने कचरे को अच्छे तरीके से मैनेज करिए, है ना, साफ सफाई का ध्यान रखिए। साफ सफाई अपने आसपास रहेगा तो हम लोग भी ठीक रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। Thus it becomes the most common route for water-borne diseases, यानी कि हमारा यदि अंडरग्राउंड वाटर गंदा होगा, जमीन के नीचे जो पानी है यदि वो गंदा होगा तो उसी को बाहर निकाल के हम लोग पीते हैं, है कि नहीं। कई सारे लोग उस पानी को फिल्टर करके पीते हैं, कई सारे लोग सीधा पी लेते हैं, तो बीमारी तो फैलता ही है, बीमारी तो फैलेगा ही। तो उसको साफ रखना है तो हम लोग साफ पानी पी पाएंगे। फिर नेक्स्ट, दे इंक्लूड क्लोरा, टाइफाइड, पोलियो एंड हेपेटाइटिस, यानी कि कई सारे बीमारी को हम लोग जन्म दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरा हो जाएगा, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस, इन प्रकार के बीमारी हो सकते हैं गंदे पानी को पीने की वजह से और गंदे माहौल में रहने की वजह से। तो अपने आसपास साफ सफाई रखिए, हमारा माहौल अपने आप साफ हो जाएगा और हमारा पानी भी साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। समझ में आए दोनों टॉपिक? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। देखिए, जो हम लोग अपने घरों में कचरा वगैरह प्रोड्यूस करते हैं उसका मैनेजमेंट करने का क्या और तरीका हो सकता है। यानी कि हम लोग जो अपने घरों में कचरे वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, वेस्ट मटेरियल, उसको यदि अच्छे तरीके से मैनेज करना हो, अरेंज करना हो, ऐसे कि माहौल हमारा गंदा ना हो जाए, एनवायरनमेंट हमारा गंदा ना हो जाए, तो उसका क्या तरीका हो सकता है। एक तरीका तो ये है कि जो हमारे घरों में कचरा वगैरह है, जो भी प्रोड्यूस होगा उसको डस्टबिन में डालो, कचरा वाला गाड़ी आएगा उसमें जाके डाल दो। एक ये तरीका हो गया हमारा। एक और तरीका हो सकता है कचरा वगैरह या फिर घर का कुछ भी चीज़ जिसको कि हम लोग अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं,
उसको हम लोग इसमें बात करेंगे कि आखिर कचरे को मैनेज करने का, कचरे को अच्छी तरीके से अरेंज करने का क्या क्या तरीका हो सकता है दूसरा, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट, आसपास का माहौल गंदा ना हो। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला, टू इम्प्रूव सैनिटेशन, यानी कि अपने आसपास यदि आपको साफ सफाई रखना है, सेप्टिक टैंक्स आर सुटेबल फॉर प्लेसेस वेयर देयर इज नो सीवरेज सिस्टम। देखो, सेप्टिक टैंक बेसिकली क्या होता है ना, टंकी ही होता है, उसको जमीन के नीचे बनाया जाता है, मतलब जहाँ पे नाला वगैरह का सिस्टम नहीं होता है ना। हाँ, सोख्ता जिसको हम लोग तरीके से कहते हैं, आम भाषा में कहीं कहीं पर उसको सोख्ता कहा जाता है, या फिर कहीं कहीं पर उसको क्या और अलग अलग नाम है बेसिकली। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे नाला वगैरह नहीं हो सकता है, बन सकता है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने घर में सेप्टिक टैंक बना लेते हैं, घर के आगे या फिर घर के पीछे सेप्टिक टैंक। और वो सेप्टिक टैंक बेसिकली जमीन के नीचे बनता है, ठीक ना। उसमें कोई कचरा डालो, कोई पानी वगैरह डालो, तो वो पानी को सोख लेता है पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया अच्छा सा। सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी। अब तो इंडिया में कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जो कि टॉयलेट वगैरह भी लोगों को गिफ्ट देते रहते हैं कि भैया बाहर में जाके टॉयलेट मत करना, बाहर में जाके शौच मत करना, ये छोटा सा टॉयलेट लो, अपने घर में रखो, और जब आपको इस्तेमाल करना हो तब आप इसका इस्तेमाल करना। मतलब ये आर्टिफिशियल होता है। और इस प्रकार के टॉयलेट बेसिकली आपको कहाँ पे ज़्यादा दिखते हैं पता है? जब कोई भी सिनेमा वगैरह बनता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो इस प्रकार के टॉयलेट बेसिकली वहाँ पे देखने को मिलते हैं जहाँ पे मूवी वगैरह शूटिंग होता है ना। तो मूवी जहाँ पे शूटिंग होता है तो एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होती हैं, और भी कई सारे वर्कर होते हैं, तो उनके टॉयलेट के लिए उस प्रकार के टॉयलेट वहाँ पे लगाए जाते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी। तो कई सारे ऐसे टॉयलेट वगैरह भी होते हैं, जहाँ पे काम है वहाँ पे उसको लेकर जाओ, वहाँ पे उसका इस्तेमाल करो, फिर उसको वापस लेकर चले जाओ। इस प्रकार के भी टॉयलेट होते हैं, ठीक है। दीज टॉयलेट्स डू नॉट रिक्वायर स्क्वेंगिंग। बेसिकली इस प्रकार के टॉयलेट में ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए, है ना। मतलब उतना बड़ा पाइप लाइन, उतना बड़ा टेक्नोलॉजी का इसमें कमाल नहीं होता। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो हमारे घरों में टॉयलेट होता है, घरों में टॉयलेट है उसके लिए क्या है, नल अलग है ना, फिर से उसका पूरा सिस्टम होता है हमारे घरों में जो टॉयलेट होता है। लेकिन इसमें हाँ, वो इसमें उतना कुछ खास झंझट नहीं होता, बहुत छोटा सा होता है, कहीं भी काम है उसको लेकर जाओ गाड़ी वगैरह पे लोड करके, और फिर उसको लेकर आ जाओ। उसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल टॉयलेट, है ना। कई लोग इसको मूविंग टॉयलेट भी कहते हैं। मूविंग टॉयलेट मतलब कहीं पे भी इसको आप लेके जा सकते हो। अब देखते होगे नगर निगम वगैरह, वो जिसमें चक्का वगैरह लगा रहता है, व्हील, गाड़ी, ट्रैक्टर से उसको खींच के कहीं जहाँ मन तहाँ आप उसको लेकर जा सकते हैं। उस प्रकार के टॉयलेट आपको नजर आते हैं। एक्सक्रेटा फ्रॉम द टॉयलेट सीट्स फ्लो थ्रू कवर्ड ड्रेन्स इनटू अ बायोगैस प्लांट। द बायोगैस प्रोड्यूस इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली हम लोग जो अपने घरों में वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, उन सभी को एक कंटेनर में डाल दिया जाता है, बड़े से टंकी में, उसको सड़ने के लिए, गलने के लिए, और उससे जो गैस प्रोड्यूस होता है उस गैस को हम लोग कहते हैं बायोगैस। और उस गैस का इस्तेमाल किया जाता है घर में रोशनी के लिए, घर में खाना वगैरह बनाने के लिए। पहले होता था, अब इसका क्रेज थोड़ा घट गया है। बेसिकली होता क्या था ना, आपको पूरा कहानी समझाते हैं। हर आदमी पहले के टाइम पे अपने घर के आगे या फिर घर के पीछे, ज़्यादातर तो घर के पीछे ही, एक टंकी बनाते थे, और उसी टंकी में, उसी टैंक में सारे घर के वेस्ट मटेरियल जाके डालते थे। फिर भर जाने के बाद उसको बंद करके छोड़ देते थे। कुछ महीने के बाद वो सारा वेस्ट मटेरियल अपने सड़ गल के कम हो जाता था, और उसके अंदर जो गैस प्रोड्यूस होता था, उस गैस को पाइप लाइन के थ्रू निकाल के घर में जोड़ लेते थे, और उस गैस को पहली बात तो बायोगैस बोलते थे, और उस गैस से घर में रोशनी या फिर खाना वगैरह लोग बनाते थे। ये पहले होता था, लेकिन आज तो हर घर में आपको इलेक्ट्रिसिटी है, गीजर वगैरह है ना, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, तो हम लोग उसका उतना इस्तेमाल अब इसका नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। यदि आपके पास कचरा वगैरह है तो उसको मैनेज करने का तरीका ये हो गया कि उस टंकी में डाल दो, सड़ जाएगा, गल जाएगा, वो खाद का रूप ले लेगा, और बदले में क्या मिलेगा हमको, बायोगैस मिल जाएगा। तो इन प्रकार के चीज़ों को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट, ऑल्टरनेटिव तरीका, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग कचरे को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, यानी कि पब्लिक प्लेस पे आप साफ सफाई का ख्याल कैसे रख सकते हैं। देखा जाए, पहला चीज,
द गवर्नमेंट हैज लेड डाउन सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटेशन बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा है कि गवर्नमेंट अपने तरफ से कई सारे जगहों पर टॉयलेट वगैरह बना रखे हैं जिसका इस्तेमाल लोग कर सकते हैं, लेकिन जनरली उसका इस्तेमाल लोग गलत तरीके से करते हैं। किसी जगह पर यदि आप पब्लिक टॉयलेट वगैरह देखोगे तो पब्लिक टॉयलेट वहाँ पे तो होता है, लेकिन बहुत ही कम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बहुत गंदा रहता है, उसका साफ सफाई पे उतना ध्यान जल्दी कोई देता नहीं है, ठीक ना, तो वो एक समस्या हो जाता है। और हाँ, ये भी आपको मानना पड़ेगा कि कई सारे जगहों पर तो इतने अच्छे अच्छे भी टॉयलेट हैं कि लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं। यानी कि कई सारे जगहों पर, फॉर एग्जांपल मॉल में, फॉर एग्जांपल हाईवे पर, है ना, फॉर एग्जांपल पार्क में, जिम में, अलग अलग जगहों पर ऐसे भी टॉयलेट होते हैं, पब्लिक टॉयलेट, जिसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और वो साफ भी होते हैं, ठीक ना, तो उसका इस्तेमाल करिए, बाहर में क्यों शौच करना बिना मतलब का। आगे, ऑल ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। तो देखो, पब्लिक प्लेस पे भी साफ सफाई रहे, जो पब्लिक टॉयलेट है वो भी अच्छा दिखे, इसको मेंटेन रखने का जिम्मेदारी हमारा भी है, क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं, जाते हैं और गंदा करके वापस आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इस चीज को लेकर भी हम लोग को ध्यान में रखना है। वी शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर। कचरा या फिर कचरा का ही बात नहीं, यहाँ पे टॉयलेट वगैरह कहीं पे भी आपको जहां मन तहां नहीं करना है, उसका एक प्रॉपर प्लेस बना हुआ है, वहीं पे उसको जाके करना है, या फिर कचरे को वहीं पे जाके फेंकना है जहां पे उसका प्लेस बना हुआ है, ठीक है। इफ देयर इज नो डस्टबिन इन साइट वी शुड कैरी द लिटर होम एंड थ्रो इन द डस्टबिन। यदि मान लीजिए आपके हाथ में कचरा है, जैसे मान लीजिए आपने कुरकुरे खाया और आपके आसपास डस्टबिन नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करना चाहिए फिर, उस कुरकुरे के पैकेट को पॉकेट में डालो और घर में आके घर के डस्टबिन में डाल देना, ये करना चाहिए, लेकिन जल्दी लोग करते नहीं है, है ना। तो बेसिकली ओवरऑल कहने का मतलब है कि चाहे वो घर हो, चाहे पब्लिक प्लेस हो, कोई भी जगह हो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है और कचरे को सही तरीके से मैनेज करना है, यानी कि उसको जहां मन तहां फेंकना नहीं है। ये सारी चीजें हम लोग यदि करेंगे तो हमारा आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी साफ रहेगा, और इन्वायरमेंट साफ है तो हम लोग भी बीमार नहीं पड़ेंगे, हेल्दी लाइफ हम लोग जी पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट, और टॉपिक के साथ हुआ चैप्टर भी कंप्लीट, और चैप्टर के साथ हो गया हमारे क्लास 7 का पूरा साइंस कंप्लीट। ये हमारे क्लास 7 के साइंस का सबसे लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर था। क्या सब कुछ समझ में आया? यहीं पे आपके क्लास 7 का साइंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। हर चैप्टर के हर टॉपिक को हमने अच्छी तरीके से समझा है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, खासकर आप लोग, कहीं पर किसी प्रकार का डाउट रहा होगा किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग यहीं पे अपने क्लास 7 के साइंस को खत्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।